बोलते हैं हम बिल्ली क्यों नहीं पालते हैं, इंडियंस, हम हिंदुस्तानी क्यों बिल्ली नहीं पालते? जबकि आप विदेशों में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहां बिल्ली पालते हुए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और ये एक बहुत सामान्य घटना है। हमारे यहाँ इंडिया में अगर कोई किसी ने बिल्ली पाल रखी हो तो छोटे छोटे बच्चे सब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि ये वो घर है जहाँ बिल्ली है, ये बिल्ली वाला घर है। इसका मतलब पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे कोई बिल्ली होती है। और हमारे जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हो तो आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते बिल्ली पालने की। क्यों ऐसा है? आखिर बिल्ली को क्यों नहीं पाल रहे हम? और कुत्ते को हम सब पाल रहे हैं, कुत्ते पे इतना पैसा लगा रहे हैं, एक आदमी से भी ज्यादा पैसा खर्चा हम कुत्ते पे करते हैं पालते हैं जब, पर बिल्ली पे क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? तो सोचिए और केतु के गुणों को समझिए। केतु एक सन्यासी ग्रह है। केतु एक ऐसा साधु सन्यासी है जिसका ना कोई ठोर है ना कोई ठिकाना है, ना जिसकी कोई मंजिल है कि उसे जाना किस तरफ है। और कैसा सन्यासी है वो? जिसका अपना घर परिवार नहीं है। अब आपने केतु के साथ जोड़ा बिल्ली को। जिस घर में बिल्ली रहेगी पालतू रूप में, उस घर में बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली है। मैरिज लाइफ तबाह, आगे कुल की उन्नति होना संभव नहीं होगा, कुल आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, अव्वल तो परिवार ही उजड़ जाता है। और अक्सर बूढ़े बूढ़ी बुजुर्ग लोग ही उस घर में रह जाते, नौजवान आदमी उस जगह से धीरे से छोड़ के चल देता है। ये केतु का असर है। तो बिल्ली का पालना घर में इसलिए अशुभ माना जाता है, और अब तो साइंस भी कहती है कि बिल्ली के खाल में से, उसके चमड़ी में से क्या कहते हैं, एक ऐसे आयंस निकलते हैं, नेगेटिव आयंस निकलते हैं जो कि इंसान के लिए ठीक नहीं। यही कारण है कि हमारे यहाँ मान्यता बनी कि बिल्ली रास्ता कट जाए तो भाई थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि वो वहां से गुजरी है तो एक नेगेटिविटी भी गुजरी है साथ में। इस नेगेटिविटी को थोड़ा क्लियर हो जाने दो, फिर हम आगे बढ़े। वो केतु का इम्पैक्ट है, ठीक है, राहु का इम्पैक्ट नहीं है। फिर भी अलग अलग किताबें, अगर आप लाल किताब के अलग अलग संस्करण पढ़ोगे तो किसी जगह पे राहु भूरे रंग का जो कुत्ता होगा उसको राहु बताया गया है। किसी जगह दो रंग का जो कुत्ता है, जैसे काला सफेद, भूरा सफेद, काला भूरा, दो रंग के जो कुत्ते हैं उनको केतु लिख दिया गया। और प्योर काला जो रंग का कुत्ता है उसको शनि लिख दिया गया। और लिखने वाले ने जो भी लिख दिया, हमने अपना लॉजिक भी लगाना है। हमने अपना लॉजिक बहुत ज्यादा लगाना। कुत्ते और बिल्ली में आपस में बैर होता है। राहु की सोच में और केतु की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। राहु महास्वार्थी होता है और जो सबसे अच्छी सोच है हमारी वो केतु से आती है। सबसे अच्छी सोच राहु से नहीं आती, सबसे अच्छी सोच हमारी केतु से आती है। जब हमारी सोच खराब हो जाती है तो केतु ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमारा राहु सप्तम तक हो गया था, आज हम राहु अष्टम तक करेंगे। और टेक्निक को समझने का प्रयास करो कि 8वां भाव मंगल का है, 8वां भाव शनि का है। ये इतनी बेस्ट टेक्निक है जो डिसाइड कर रही है कि आपका राहु कैसा है। आप हाथ उठाएं जिनके राहु अष्टम में है। कोई है जिसका राहु अष्टम में? अगर 2 या 3 लोग भी मिल गए
तो आप हैरान हो जाओगे कि दोनों और तीनों के राहु ने बिल्कुल अलग अलग असर पैदा किया है। 8वें के राहु है, जबकि दोनों तीनों ने अलग अलग असर पैदा किया है। मैं ये क्लास में क्यों करवाता हूं? ताकि आपको इस चीज का पता चल सके कि ये आप इस तरीके से याद नहीं कर सकते, नहीं फंस जाओगे। अगर राहु 8वें में है तो यहाँ पर मंगल का भाव भी है और शनि का भाव। यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है नेगेटिव सेंस में। अब ऐसे केस में जिनका भी राहु अष्टम में, इसलिए लाल किताब यहाँ पर लिखती है कि राहु अष्टम भाव में चंडाल के समान। चंडाल किसे कहा गया है? जो शमशान भूमि में रहने वाला व्यक्ति है और वहां पर चिताओं की देखभाल करता है और मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों से टैक्स वसूलने का काम करता है, यानी कि निर्दयता की पराकाष्ठा। कि मृत्यु के समय तो कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है, यार इनके तो परिवार में कोई मर गया, अब इनसे क्या लें क्या मांगे। आप सपोज करो आपने किसी को 5 लाख रुपए दिया और कुछ समय के बाद वो आदमी मर गया, अब आप उस 5 लाख का क्या करेंगे? उस पर मुकदमा ठोकेंगे? आप कहेंगे यार बंदा ही नहीं बचा, आप किससे पैसे मांग, अपना किस्मत ही खराब थी इसलिए चलो किस्मत को मान लो, छोड़ो जाने। इवन आप उनके घर पे भी नहीं जाते मांगने के, चलो यार बेचारे का आदमी ही खत्म हो गया, अब इनसे क्या कहें, जिसको दिया था वो ही नहीं है। तो चंडाल उस व्यक्ति को कहा गया है कि मृत्यु भी हो गई है, उसके उपरांत भी वो कह रहा है शमशान का टैक्स देके जाना भाई, शमशान का अगर टैक्स नहीं चुकाओगे तो मैं जलाने भी नहीं दूंगा तुम्हें। अर्थात महानिर्दयी महाकठोर व्यक्ति जिसमें दया भाव ना हो, उसे चंडाल के समान कहा गया है। जो निकृष्ट कार्य करने से भी ना चूके। अब हमारे बीच में हरिकेत है, अभी तुरंत कहेगा साहब मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं, मैं तो डरता हूं। अब ये की ये परिभाषा अगर आप हरिकेत कुंडली दिखाने आ जाए और हरिकेत को बोल दो तो क्या हरिकेत सेटिस्फाई होगा? बताइए क्या सेटिस्फाई होगा? हाँ हरिकेत, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस स्टेटमेंट? ये अष्टम भाव का राहु जो है चंडाल समान है। राहु अष्टम में है क्या? हाँ मेरा राहु 8 में है। हाँ, तो क्या आप हो ऐसे कठोर हृदय दिल? हाँ एक्चुअली इतना तो नहीं है। नहीं है, नहीं मानेंगे। हाँ नहीं मानेंगे बराबर। ठीक है ना, नहीं मानेंगे, ठीक बात है। समझ में आ रहा है हरिकेत में कहाँ इतना दम है जो ऐसा काम कर जाए। सिंपल सी बात है भाई, पर लिखा हुआ है। अब आप इसको क्या करो, अगर मैं हूँ किताब में से पढ़ के सुनाऊं तो आप उसको भी नहीं मानोगे। तो हमें उसकी, जिस राइटर ने लिखा है, हमने उसकी तह तक पहुंचना होता है ज्योतिष में, कि क्यों तो लिखा है और इसके पीछे जो टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई है मंगल की और बुध की टेक्निक, उसको लगाइएगा। अगर मंगल और बुध कुंडली में ठीक ठाक हालात में बैठे हैं तो जिसका भी 8वें में बुध होगा, सॉरी राहु होगा, वो व्यक्ति रिसर्च करने वाला होगा, उसकी प्रवृत्ति होगी, खोजी प्रवृत्ति, घुस जाएगा बस वो घुसा रहेगा, कुछ ना कुछ खोजता रहेगा बस। और आजकल तो गूगल आ गया, तो गूगल पे ढूंढता ही रहेगा बंदा कुछ ना कुछ। जिसका राहु 8वें में होगा उसके दिमाग में कोई नया शब्द डाल दो, कोई नई बात डाल दो, सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करेगा भाई ये क्या हुआ। कोई उसको पेट का दर्द हो जाए तो गूगल पे पहुंच जाएगा तुरंत खोजने के लिए।
यानी उसमें इतना धैर्य नहीं है कि डॉक्टर से जाके बात कर ले, डॉक्टर से पहले खुद सर्च करने लग जाएगा कि हुआ क्या। सिंपल बात है। अष्टम राहु को खराब क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें धैर्य नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं है, और वो बड़ा हड़बड़ाहट में है, बहुत जल्दबाजी में, उसको हर इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी चाहिए। अगर उसको इंफॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं मिल रही तो वो बेचैन हो जाएगा, उसके अंदर एंजाइटी बढ़ जाएगी, जिससे उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अगर हरिकेत घर में कॉफी मांग ले और कॉफी इसको कोई ना दे, फिर हरिकेत का टेम्परामेंट देखो, तो पता चल जाएगा राहु 8वें में क्या कर रहा है हरिकेत। हाँ सर। बस देखो, ये चीज मैं आपको देना चाहता हूं, और आप किताबों में उलझना चाहते हो और मुझे उलझाना चाहते हो। तो मैं ये कहता हूं कि इन चीज से बाहर आओ, ये टेक्निक नहीं है सही तरीके से। अब बाकी सब ने करा दिया कि राहु 8वें में होगा तो चंडाल के समान है, बहुत बेकार है, बहुत खराब है। भाई खराब क्यों है, समझाओ तो, समझो तो सही। ये इम्पेशंस मैंने कहां से बता दिए? क्योंकि राहु का संबंध मंगल से बन गया, क्योंकि 8वें भाव में का मालिक तो मंगल है, और मंगल में हड़बड़ाहट है, जल्दबाजी है, इम्पेशंस है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। अब साथ में शनि भी है वहां पे, तो अब शनि राहु क्या कर रहा है? शनि खोजी बना रहा है यहाँ पर, और राहु का तो काम ही है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो वो व्यक्ति खोज रहा है चीजों को, और अगर उसको सही टाइम पर सही बात नहीं पता चल रही है तो टेंशन में आ रहा है। ये राहु अष्टम है। हाँ, मैं ये मानता हूं, अगर राहु 8वें में है तो इलाज करना जरूरी है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि एंजाइटी होना, आगे चल के नींद में समस्या पैदा होना, कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होना, पेट से संबंधित तकलीफें होना, पेट में गैस बहुत ज्यादा बनना, ये सब चीजें ऐसे लोगों के साथ बहुत होती है। हरिकेत, गैस बनती है? सर आपने जितने सिम्टम्स बोले हैं सब मैच होते हैं। सब मैच हो गए। कितने साल हाँ। की उम्र है तुम्हारी? अच्छा 25। 25। कैन यू इमेजिन कि 25 साल के बच्चा, मैं तो बच्चा ही कहूंगा कि बहुत यंग है, और अभी से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एंजाइटी इतना सफर करना, ये राहु 8वां है। मैं चाहता हूं आपकी डायग्नोज करने में इतनी शार्पनेस होनी चाहिए कि आप 10 बात बता रहे हो तो 9 मैच करनी चाहिए, तो ज्योतिष सीखने का फायदा है। नहीं तो फंस जाओगे वैसे वैसे। राहु 8वें वाले लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। जितना उम्दा बुध और जितना उम्दा मंगल होता चला जाएगा उनकी कुंडली में, उतना ही 8वें भाव का राहु उनको अचानक से आइडिया देने वाला होता है। जब भी ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं, इनको कोई अचानक से आइडिया आता है और ये उस सिचुएशन से फटाफट बाहर आ जाते हैं। पहले से प्री प्लानिंग करने से इनके दिमाग के कोई आइडिया सब धरे रह जाते हैं। एट ए मोमेंट, एट ए सेकेंड, कोई ना कोई इनको दिमाग में आइडिया आता है और वो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने का काम करता है, और वही आइडिया काम देता है इनको। पुराने आइडिया तो सब बेकार हो जाते हैं। अगर ये किसी आदमी से जाए मिलने और ये सोच के जाए मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, पता चला ये भूल गए, फिर एट ए मोमेंट में इनको कोई नई बात याद आएगी जो ये सोच के ही नहीं गए थे। हाँ भाई हरिकेत, ऐसा होता है। जी सर। और फिर ये आते कहेंगे व्हाट एन आइडिया सर जी, गजब का आइडिया आया था, है जो सोचा ही नहीं था। ये अष्टम राहु की खासियत, सिंपल बात। ठीक है, तो क्या उपाय करोगे हरिकेत?
बताओ। आप बताओ सर, क्या उपाय यार करें? तुम भी बताओ, तो एंडिंग स्टेज चल रही है बाबू। मेडिटेशन। मेडिटेशन, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि पहले तो वहां जाया करो कि इसका राहु का टकराव किससे हुआ, मंगल से हुआ। मंगल। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, मंगल ने क्रिएट की है। तो मंगल की रेमेडी करोगे कि नहीं करोगे? मंगल की रेमेडी करेंगे सर, उससे। ठीक है। शनि की रेमेडी करोगे कि नहीं करोगे? शनि की भी करेंगे। वेरी गुड। अब मंगल में क्या है, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखो, क्योंकि चांदी का चकोर टुकड़ा क्या करेगा, मंगल को नेक बना के रखेगा। और सूत्र कहता है अगर मंगल नेक है तो राहु नेगेटिव असर नहीं दिखाएगा। आता। अब जरूरी नहीं कि चांदी का चकोर टुकड़ा ही रखना है, यानी कि मंगल को शुभ बनाने का जो उपाय हो सकता है आप कर सकते हो। सर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर सकते हो, वेरी गुड। देखो बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए उपायों में चीजों को बांध दिया है कि फलाने भाव का तो फलाना ही उपाय है जी, ये उपाय तो फलाने भाव का हो ही नहीं सकता। भाई कहाँ लिख रखा है ये बात? कहीं नहीं लिख रखी है। दुकान चलाने के बंदा मेरे सिवा कहीं जा ही नहीं सकता बट, और भाई साल साल में एक बार तो आना ही आना है। भाई मैं इस चीज को तोड़ रहा हूं, इस चीज से तुम्हें आजादी दे रहा हूं। ये सब मैं एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूं, कुछ नहीं निकलता। ज्यादा बेटर है कि आप लॉजिक को समझो और रेमेडी करो, वो आपको ज्यादा अच्छा असर देगी। तो मंगल को नेक बनाने के जो जो उपाय हो सकते हैं यू कैन डू, वो सारे इफेक्टिव होंगे। अब शनि का, अब मैंने जब शनि करवा रहा था तो मैंने कहा होगा कि कल कल ही बात कर ली थी, बादाम जो होते हैं, बादाम धर्म स्थान में दे दो। 8 बादाम या 800 ग्राम बादाम डेली। अब 8 बादाम ले लोगे तो भी बात वही है, 800 ग्राम बादाम ले लोगे तो भी बात वही है। लगातार 45 दिन तक मंदिर में देना शुरू कर दो। ओके सर। अगर वर्चुअल में राहु 8वें में आ जाए और शरारत करे, क्योंकि 8वें भाव में जब राहु शरारत करता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में तुरंत मंगल की रेमेडी और शनि की रेमेडी करना जरूरी है। तो ये बादाम देना शनि की रेमेडी है, शनि हो गए, आप उसे धर्म स्थान में दे दो, बात बन जाएगी। तांबे का, सॉरी, लेड का, लेड जो होता है लेड, रांगा, आप रांगा बहते जल में प्रवाहित कर दो, अगर राहु बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा तो। सर ये मैंने किया है ऑलरेडी। अब उसमें तरीका ये कि 800 ग्राम रांगा ले लो या 8 रांगे के टुकड़े ले लो, बहते जल में प्रवाहित कर दो, पर गहरा बहता जल होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। खोटे पुराने सिक्के, खोटे पुराने सिक्के, ये बहते जल प्रवाह कर दो, इससे भी उपाय हो जाएगा। और नहीं तो मछलियों को दाना खिलाना शुरू कर दो, इससे भी उपाय हो जाएगा, है कि नहीं? एक क्वेश्चन था सर, हाँ, पानी मतलब वो रिवर होना चाहिए या सी ओशन वो? कोई भी रिवर हो पर गहरा पानी भी हो, बहता हुआ हो पर गहरा हो। समुद्र भी चलेगा ना? समुद्र तो दौड़ेगा। ओके सर। आपको पता है समुद्र तो देवता है, समुद्र तो देवता है। हम भूल जाते हैं, रामायण पढ़ते, रामायण सुनते तो है, तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। लड़ाई हो गई राम जी के सुना ना, राम जी का झगड़ा हो गया था समुद्र से। हाँ तो फिर क्या आता है कि समुद्र देवता एकदम प्रकट हो गए। आप लकी हो, आप बॉम्बे रहते हो, तो जो लोग बॉम्बे रहते हैं या आसपास रहते हैं या जिनके पास में समुद्र है, तो जितने भी जल प्रवाह के उपाय हैं मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें समुद्र में ही करने चाहिए।
समुद्र में किए गए उपाय ज्यादा फल देते हैं एज कंपेयर टू नदी, रिवर। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। राहु नवम भाव में, राहु नवम भाव में आया तो सिंपल यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, साबित तो गुरु का भाव है, गुरु के घर में राहु आ गई, नुकसान किसका कर दिया इसने, गुरु का नुकसान कर दिया। तो आपको अब लॉजिक लगाना है भाई, नुकसान तो सबसे ज्यादा तो गुरु का हो गया, तो पहली रेमेडी तो गुरु की बनेगी। यहां पर गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाएगा। आप राहु का क्या उपाय करोगे, पहले गुरु को करो जिसने सबसे बड़ा डेंट मार दिया। नवम भाव में जिसका भी राहु होगा तो क्या लिखा पुस्तकों में कि वो धर्म विरोधी बात करेगा। मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति धर्म विरोधी ना हो करके अपितु लॉजिकली सोचने वाला होता है, थोड़ा रैशनल सोच का होता है। वो हर बात में हिसाब किताब लगाएगा, ऐसा करूंगा तो फिर क्या होगा, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाऊंगा तो दूध तो खराब हो गया, यही दूध मैं किसी गरीब आदमी को दे दूंगा तो फायदा हो जाएगा, शिवलिंग पे चढ़ाने से क्या लाभ होगा। समझ रहे हो, वो धर्म विरोधी नहीं है, वो अलग हटके सोच रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहा है। जो आम धार्मिक व्यक्ति नहीं सोच रहा, वो उस धार्मिक व्यक्ति के अपोजिट में जाके सोच रहा है। वो उस चीज को नहीं मानता कि मैं हनुमान जी के मुंह के सामने लड्डू रख दूंगा और मैं कहूंगा हनुमान जी लड्डू खाओ, और फिर हम खुश हो जाएंगे कि हनुमान जी ने लड्डू खा लिए। अब जिसका राहु नौवे में होगा उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यार ये क्या बात हुई, मजाक हो रहा क्या। मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ रहे बात को, ये राहु नवम में, ऐसे व्यक्ति को लॉजिक चाहिए। वो जब तक कोई उपाय नहीं करेगा जब तक उसको उसका लॉजिक नहीं मिलेगा। और जब वो बेचारा प्रश्न पूछता है तो हम उसे सोचते हैं ये है धार्मिक किस्म का व्यक्ति है, धर्म विरोधी व्यक्ति है। अब कोई से कहे बचपन में ऐसा बच्चा हो, उसको कहे पूजा कर लो, कहते मम्मी क्यों कर लो पूजा, तूने इतने दिनों तक पूजा करी, तुझे क्या मिला, पहले तो तू बता। अब मम्मी टेंशन में कि छोरा तो धार्मिक पैदा हो गया, पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने कहा ओ राहु तो नवम में बैठा है, तो धर्म विरोधी आदमी। माँ ने भी मान लिया, हाँ बिल्कुल धर्म विरोधी है जी, पता ना क्या बोल जाए। हमने लॉजिक लगाना है भाई। राहु का काम है इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना। अब वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा ना। अब वो भी बेचारा क्वेश्चन ही पूछ रहा है। नवम राहु में समस्या एक ये है कि उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है सामने से। अब जब उसको जवाब ही नहीं मिल रहा है तो बेचारा क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन तो कलेक्शन हो ही नहीं रहा, उसका तो झगड़ा हो गया। अब गुरुजी आपने अपने घर में बुला लिए कि आओ गुरुजी। अब गुरुजी से पूछने लग गया वो प्रश्न कि गुरुजी ईश्वर होता है। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ईश्वर होता है, भगवान होता है। बोला तो आप तो रोज मिलते होंगे। अब गुरुजी को धीरे धीरे टेंशन होने लग रही है कि पट्टे के प्रश्न उल्टे सीधे बढ़ते जा रहे हैं। मुलाकात हुई तो क्या क्या बात हुई, बताओ, सारा डिटेल में समझाओ। और समझा दिया गुरुजी ने उल्टा सीधा बोल के, तो कहता अब मुझे मिलाओ। अब गुरुजी कहेंगे भोजन तो बाद में करेंगे, पहले भागने का रास्ता देखो यहाँ से। हमने उसे धर्म विरोधी कह दिया। वो धर्म विरोधी नहीं है, वो धार्मिक होना चाहता है। पूर्व जन्म में उसके सवालों का जवाब नहीं मिला, वो प्यासा है, वो आदमी, उसकी प्यास नहीं बुझी है। वो इस जन्म में भी अध्यात्म के प्रश्नों के आंसर खोज रहा है। आपने जिस मुद्दे पर उसको सही ढंग से लॉजिकली जवाब दे दिया,
ऐसा आदमी वही रिचुअल काम करना शुरू कर देगा और फिर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये भी बता दूं मैं बात, ऐसे आदमी या तो किसी को मानते नहीं और मानने लग जाए एक बार फिर छोड़ते नहीं। इसीलिए लाल किताब ने कहा भाई ये तो पितृदोष हो गया, ये तो पूर्व जन्म का मामला है भाई। इस बच्चे का ज्ञान अधूरा रह गया, ये ज्ञान की पूर्ति करने के लिए हर किसी से सवाल पूछ रहा है, और इसके सवाल वो हैं जिसे हर कोई नहीं उठाता है। कि वो बच्चे होते हैं जो माँ बाप से पूछते हैं हम कहाँ से आए, हम कैसे आए, हम तुम्हें कैसे मिले, तुम्हारी हमारी मुलाकात कैसे हुई, हम माँ बाप भाग लिए मैदान छोड़ करके। तो ये समस्याएं हो रही हैं, उसी को हमने गलत वे में लिया है। तो हमें ऐसे व्यक्ति के गुरु को ठीक करने की जरूरत है। गुरु ठीक होगा तो केतु ऑटोमेटिक ठीक होगा, क्योंकि वो भी तीसरे भाव में बैठ करके केतु भी गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि केतु अगर गड़बड़ होगा तो केतु से अभी क्या बताया था मैंने, क्या आता है, सोच, अच्छी सोच, बड़ी सोच। क्योंकि राहु नवम में है तो वो अच्छी और बड़ी सोच से उसका कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है मेरा प्रश्न छोटा सा है, मेरा छोटा सा ही जवाब दे दो, मुझे बड़ी सोच के कोई लेना देना नहीं है। मुझे हिंदुस्तान कैसे चलता है मुझे ये मालूम नहीं करना है, मुझे तो ये मालूम करना है कि मैं इस जीवन में कैसे चलता हूँ कैसे नहीं चलता हूँ, ये बड़ी चीज है मेरे लिए। तो कभी भी अगर हम किताबों के उसमें घुस गए चंगुल में बिना लॉजिक को समझे, तो आप कभी भी किसी व्यक्ति के मन की तह तक, उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाओगे, ये मेरी गारंटी है, लिख लेना। आप मेरे अलावा किसी का भी कोर्स कर लीजिए, पकड़ में नहीं आएंगी चीजें। अब आप में से कोई कहे नवम भाव के राहु के उपाय बताओ, अब मैंने इतना बड़ा निष्कर्ष दे दिया भाई गुरु के उपाय। इसका मतलब आप फिर कहोगे रिपीट करो साहब, अब तो सारे रिपीट करो। तो क्लास में ये हो रहा है, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एक इंटेलिजेंट क्लास। इसीलिए मुझे बोलना पड़ा, जो जो लोग मेरे इस नए कोर्स में आ रहे हैं बड़ा सोच समझ करके आए, क्योंकि अब की बार जो मैं पढ़ाने का मूड में बैठा हूँ वो अलग वे में पढ़ाने के मूड में बैठा हूँ। और मैं चाहता हूं कि एक बड़ी सोच के साथ, विश्वास के साथ आए, अपनी कुंडली के साथ चिपके हुए लोग ना आए कि साहब मेरे तो छठे भाव में इतने ग्रह बैठे हैं या आठवें में इतने ग्रह बैठे हैं, पहले तो उसका जवाब मिलना चाहिए, नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं कि लाल किताब का कोर्स हुआ कि नहीं हुआ। तो वो मैं चाह रहा हूँ, इसलिए इस बार मैं बहुत सोच समझ करके ले रहा हूँ लोगों को भी। राहु किसी का यहाँ पे है नवम भाव में? हाँ खेमचंद बोलो। हाँ जी सर, मेरा है ये 9th में। हाँ 9th में है, तो कोई ऑब्जेक्शन इस पॉइंट से जो मैंने आपको बताया? नहीं सर, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। अब हमारे बीच में खेमचंद है, देखो अगर ये क्वेश्चन कर रहा है तो ये क्वेश्चन गलत मंशा से नहीं कर रहा। अगर ये मंशा इसकी गलत नहीं है, इसकी खोजी प्रवृत्ति है, ये बहुत डेप्थ में जाना चाहता है, क्योंकि नवम का राहु है, वो डेप्थ में जाना चाहता है। अगर उसको लॉजिकल जो आंसर मिल गया तो खेमचंद खुश है, खेमचंद थोड़ी खिलाफ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। अगर राहु नवम भाव में बैठ करके धर्म विरोधी होता तो खेमचंद हमारी क्लास में ना होता। वो धर्म विरोधी नहीं है, वो धर्म को सही से जानने की चेष्टा कर रहा है, पर उसका जो सवाल पूछने का तरीका जो होगा वो ठीक नहीं होगा। किनके अनुसार ठीक नहीं होगा? जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो है यार बड़ा उल्टी सीधी बात पूछ रहा है खेमचंद, ये कोई मतलब हुआ, ऐसे कोई होता है? क्योंकि जो प्रश्न पूछेगा उस प्रश्न में अविश्वास झलकेगा।
इसलिए सामने वाला कहेगा यार इसको तो विश्वास ही नहीं है, ये मतलब थोड़ी बैठता है। अगर कोई खेमचंद को कह दे कि 1.25 लाख पाठ हनुमान चालीसा के कर, हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, खेमचंद का अगला ही क्वेश्चन हो जाएगा कि सच बात है, ऐसा होता है? कोई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? कोई ऐसा बंदा है? लगातार क्वेश्चन आएंगे। हेमचंद हाँ करने वाला नहीं है कि 1.25 लाख पाठ बता दिए तो अब वो लग गया चुपचाप के 1.25 लाख पाठ करने में। जब तक उसे इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, खेमचंद 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ करने वाला नहीं है। बस डेट्स राउंड 9th हाउस। तो जरूरी नहीं है कि लिखने वालों ने जिस तरह से लिख दिया हमने भी उसी तरीके से मान लेना है। हम लॉजिक में जाएंगे तो चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी। हाँ खेमचंद बताओ। सर 2 छोटे से क्वेश्चन थे। एक, जैसे जो भी हम उपाय ये करते हैं उसमें, जैसे अभी आपने स्केयर वो बोला, वो क्वेश्चन मेरा इसी से है जो अभी आप जैसे बोल रहे हो। तो सर जैसे एक्सरसाइज करी उसने 8th हाउस वाले ने, तो वो फिजिकली उसमें उसकी बॉडी एक्टिव हुई। तो अगर हम ये स्केयर पीस रखते हैं चांदी का, तो उससे क्या मतलब, वो पॉकेट में रखे तो उससे क्या कोई यूनिवर्सल की जो एनर्जीज है वो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है ठंडी, और वो बॉडी नहीं, को आ कुछ रही है, नहीं, ऐसा कुछ कुछ होता नहीं। है? क्या होता है, हमारे या हमारे साइकोलॉजिकल? चित्त, हमारे खेमचंद हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। जब भी आप चांदी का चकोर टुकड़ा कभी रख के देखिए, ओके, पूरे दिन में 4 से 5 बार आप निकालेंगे ही निकालेंगे उसको। राइट, उसको देखेंगे ही देखेंगे। कपड़े बदलेंगे जब तो देखना ही पड़ेगा, एक शर्ट से दूसरे शर्ट में करेंगे, और दिन में भी 2-3 बार अनायास निकल ही जाएगा। ये जो चकोरपना जो है, चकोरपना, ये चकोरपना क्या है? चकोर का मतलब है हर एंगल 90 के एंगल के ऊपर है, 90 डिग्री का है, राइट, यानी कि पूरा मैथमेटिकल है। ये बिल्कुल उसी तरह से कि एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आता है। मंगल नेक का मतलब भी यही है कि बिल्कुल मैथमेटिकल है। इसलिए मंगल को टेक्निकल कहा गया है। इसलिए इंजीनियर जो बनता है मंगल से बनता है, डॉक्टर बनता है मंगल से बनता है। उसका अपना एक मैथमेटिक्स है। ये जो 90 का एंगल है, ये दिखा रहा है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई है। कि हमारी बुद्धि, हम कहते हैं ना गोल गोल, यार आज तो दिमाग गोल गोल घूमा गया। गोल गोल घूम गया का राइट। मतलब कि कुछ नहीं समझ में आया करना क्या है। गोल गोल घूम गया का मतलब कुछ नहीं पल्ले पड़ा क्या है। चकोर का मतलब ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। ये जो हमारे जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चर्स हमारे चित्त के ऊपर बड़ा असर पैदा करते हैं। इसलिए जब आप वास्तु पढ़ते हैं तो वास्तु में कहते हैं प्लॉट कैसा होना चाहिए, स्केल। इसके चारों कोने 90 डिग्री के। भाई गोल क्यों नहीं होना चाहिए? गोल क्यों नहीं होना चाहिए? सोचिए, गोल में कोई बुराई तो होगी ना। जिसने वास्तु का, आपको पता है हमारा संसद भवन चेंज किया जा रहा है, गोल है ना, हो गया। हो गया ना, गोल है। बड़ा वास्तु दोष था। अभी जो बना है ना, अब देखना हिंदुस्तान कैसे तरक्की करता है और कैसे बोल्ड स्टेप आते हैं। पूरी तस्वीर हिंदुस्तान की बदल जाएगी इस संसद भवन के कारण, नए संसद के कारण। तो जो चकोर टुकड़ा है ना भाई, जब हम बार बार निकालते देखते तो चकोरनेस आती है ना। जो भी पिक्चर्स, पेंटिंग्स हम लोग देखते हैं, उनका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। और जो चीज हमारे चित्त के अंदर जाती है वही हमें से अंदर से परिवर्तित करती है। बाहर से परिवर्तन नहीं, अंदर से परिवर्तन करना हो तो चित्त का परिवर्तन करना होता है। तो दैट मीन्स के सर, राइट। जो चीज हम अपने पास रखते हैं उसको अगर बार बार फील कर रहेंगे पॉकेट से निकाल के, तो हम एक फर्म डिसीजन पे आ जाएंगे कि लाइक ये स्केयर है और ये फर्मनेस है। राउंड में यस, हम डिप्लोमेटिक या गोल गोल घूमेंगे। सर ये तो यस। चलो इस पॉइंट पे तो क्लियर हो गया। जो चीज हम भा देते हैं या दबा देते हैं, तो क्या हाँ,
इसका लॉजिक ये है पीछे, लाइक कोई चीज अगर हमने, क्योंकि 8वें हाउस का हम ये भी कहते हैं कि कोई चीज को दफनाओ, और 8th हाउस का सिग्निफिकेंस वो भी रहता है, तो उसमें दबाने से मतलब ये है कि आपने अपने हाथ से किसी चीज नहीं, को पहली खत्म बात कर तो दिया, नष्ट कर दिया। किसी हाउस से नहीं देखना। इसको ओके, इतना मतलब समझना, जब भी हम बहते जल में बात करते हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं वो चीज, दूर चली जाए। उस ग्रह की एनर्जी हमसे दूर चली जाए, ओके, राइट। कुछ समय के लिए दूर चली जाए, फॉर सम टाइम बीइंग। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए दूर चली जाए। जब ओके, तक ये ग्रह का इम्पैक्ट नेगेटिव हम पर चल रहा है, ये नेगेटिव चला जाए। अब कोई ग्रह ऐसा है जो बहुत हमें हैवी रूप से डेंट मार रहा है, बुरी तरीके से डेंट मार रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए हम जमीन में दबा देते हैं। जमीन में दबाने का मतलब 1 साल के लिए हम उस ग्रह के प्रभाव को नेस्तनाबूद कर देते हैं। दबाने का अब दिखाई भी नहीं दे रही। वहां पर जल लेके जा रहा था, मून मन से दूर ले जा रहा है बस। जल प्रवाह का मतलब मन, जल मैंने मन, मन, हमारे मन से दूर जा रहा है। राइट। ये फर्क है सिर्फ। अगर राहु 8वें में जाकर के हमें हमें हेल्थ संबंधी असाध्य रोग दे दिया, राहु ने 8वें में जाके असाध्य रोग दे दिया और काबू में नहीं आ रहा। अब एक डॉक्टर आता है, वो कहता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरा डॉक्टर कहता नहीं नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तीसरा डॉक्टर कहता है ये दोनों बेवकूफ है, ना ऑपरेशन की जरूरत है ना उसकी जरूरत है, मैं आपको वैसे ही ठीक कर दूंगा। चौथा डॉक्टर कहता है भाई ऐसा है, 6 महीने दवाइयां खा के देखो फिर देखते क्या होता है। अब बंदे का हाल है बुरा, तकलीफ बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। 4 डॉक्टर, चारों की अलग अलग तस्वीर आ रही है सामने, किसको माने किसको ना माने, हर डॉक्टर कह रहा है आई एम राइट। अब ऐसे में क्या करोगे? राहु को दबाना पड़ेगा, राहु की चीजों को लेकर के दबाना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हेल्थ संबंधी, सिर्फ मन खराब हो रहा है। राहु 8वें में है, मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु 8वें में भूत प्रेत भी बड़े दिखाई देते हैं इन लोगों को। तो क्या करेगा? जल प्रवाह कर दो। हरिकेत चला गया, नहीं उससे पूछते कि कैसे कैसे सपने आते हैं उसको। कहने का मतलब तो इजी, आपको सर नहीं प्रॉब्लम दे सकते है। हैं। भूतों से डरते होगे नहीं हरिकेत? नहीं सर, नहीं नहीं, वैसे कोई सपने वगैरह कुछ नहीं। सपने नहीं आ रहे? मैं कह रहा हूँ भूतों से डरते हो नहीं डरते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं डरता, चलो अच्छी बात है। अष्टम राहु वाला व्यक्ति के दिमाग में ये बहुत ज्यादा रहता है, और अगर वो आपसे ये कंप्लेंट करता है कि साहब मुझे भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, या मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, या मुझे वहम हो रहा है, क्योंकि वहम की समस्या भी बहुत पैदा होती है, वहमी बहुत होते हैं अष्टम राहु वाले, तो क्या करोगे आप राहु की चीजों को जल प्रवाह कर दो। नारियल है, जौ है, रांगा है, वो बहते जल में जल प्रवाह कर दो, हो गया। ऐसे देख, तो आपने जब ज्योतिष करते हो तो आप सामने वाले की कंप्लेंट को सुनो कि वो कंप्लेंट क्या कर, सही तरीके से डायग्नोज करो, फिर सही तरीके से रेमेडी करो, दिक्कत नहीं आएगी। सर इसमें जैसे ये है तो वैदिक का दूसरा रूप, तो इसमें आप कभी बैक ऑफ द माइंड ऐसे करते हो किसी का चार्ट एनालाइज करने के लिए, सपोज के कोई किसी को टक्कर मार रहा है या कुछ है, तो जो जिसको टक्कर मार रहा है उसका इम्पैक्ट कितना सीवियर होगा, तो उसकी डिग्रीज को देखते हो या उनकी अवस्था उसको देखते हो डिग्री डिग्री और अवस्था का कोई लेना देना ही नहीं। कि उसका कितना सीवियर है? नहीं नहीं, सीवियरिटी वैसे ही पता लग जाती है, ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो बात आप करने के तरीके से ही सजेशन, पता लग जाती है। लास्ट क्वेश्चन और सजेशन है सर, ये जो आप कोर्स नया शुरू कर रहे हो या हम्म आप जितने भी कोर्सेज करते हो, इसके अंदर हम्म कोई असाइनमेंट टाइप या ऐसा कुछ क्यों नहीं रखते, जिससे कि आपने जैसे हमें कल राहु पढ़ाया या उससे हम्म। पहले बाकी प्लैनेट्स पढ़ाए, तो उससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट दे के कि बच्चा उसको कितना कर रहा है या उसको कितना कनेक्ट कर पा रहा है, हेमचंद, तो वो। इसकी दो बातें हैं। एक बात तो ये, हम कोर्स आधा होने के, जब कोर्स आधा हो जाता है तो ही हम समझ जाते हैं किसको कितना समझ में आ गया।
तुम मुझसे अलग बात करोगे तो इस क्लास में 100 स्टूडेंट है तो मैं एक एक आदमी के नाम से देख के बता सकता हूँ कि ये आदमी को ज्योतिष आया कि नहीं आया और मेरी क्लास से बेनिफिट्स हुआ कि नहीं हुआ। एक एक आदमी के नाम से मैं बता सकता हूँ। हमारी इतनी जबरदस्त निगाह होती है। नंबर एक, जो असाइनमेंट के लिए मुझे वो क्वेश्चन आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हम उस चक्करों में पड़ भी गए, स्टूडेंट और ज्यादा उलझ जाता है। मैंने एक बार ये शुरू किया था, मैं आपको ओके उससे फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हाँ, मार्केटिंग के लिए ये चीज अच्छी है, वो मैं मानता हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब इसमें ये था कि हमें भी स्टूडेंट बड़ा आपसे फायदा और, हुआ था। सर है मेरा मतलब ये था कि स्टूडेंट इससे आपसे और कनेक्ट होगा। जैसे कोई इम्प्लाई कर रहा है तो उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपसे पूछ सकता है कि सर इसको कैसे और अच्छा लगा सकते हैं रूल को, या इस पॉइंट्स को, ट्रेड्स को। तो खेमचंद, कनेक्ट होने वाला व्यक्ति हमसे पहली क्लास में कनेक्ट हो जाता है और नहीं होने वाला 45 क्लास के बाद भी कनेक्ट नहीं हो पाता। करेक्ट। इट्स अ डिवाइन साइंस, समझो बात को। इट्स अ डिवाइन साइंस, टोटल डिवाइन साइंस। बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं होती हैं। मैं खुद दावा करता हूं कि मैं अगर 100 लोगों को पढ़ाऊं तो 95 लोगों को समझ में आएगा, पर मैं ये दावा नहीं कह सकता कि 95 लोग ज्योतिषी बन जाएंगे। मैं ये दावा तो कर सकता हूँ 100 में से 95 को समझ आ जाएगा, पर मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकता कि 95 लोग ज्योतिषी बन जाएंगे, क्योंकि आखिर ये डिवाइननेस के साथ ये सब्जेक्ट चलता है। अब जो मेरे से कनेक्ट हो गया उसका मैं दावा करता हूं वो ज्योतिषी बन जाएगा। ये मैं 100% कहता हूँ। जो भी मुझसे कनेक्ट हो गया, केवल शब्दों के माध्यम से गुरुजी बोल देने से कुछ नहीं होता। रियल कनेक्शन होना चाहिए, होगा। ये सर आज मेरा तक एक ये होता है। एक एक चीज ये थी, जैसे अभी आपने हरिकेत को वो भूतों वाला कहा, अगर क्लास के बाद हम उससे बात करते या किसी और के चार्ट्स में देखते और कोई एक आपका पढ़ाया हुआ सूत्र 9 पे लगा, 1 पे नहीं लगा, तो हम आपसे कैसे डिस्कस करें उस चीज को कि सर ये यहाँ नहीं पे काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, वो तो और बोलने, कई बार शब्द नहीं मिलते इंसान को। कई हाँ, बार शब्द ही नहीं मिलते। कभी कभी हमारा ही हम बोलने बैठे हैं और तो सर एक्चुअल वो शब्द में नहीं, जो हम क्लास बोलना में वो चाह रहे हैं वो समय नहीं नहीं मिल मिलते। पाता, क्लास हाँ, में वो समय नहीं मिल पाता कि हम आपसे कोई एक ऐसा उठा नहीं सके कि सर उसका ये वाला सूत्र यहाँ नहीं लगा, तो हेमचंद, इसके लिए। समस्या ये है कि टाइम मेरे पास भी तो नहीं ना। मैं सबको आपको एकदम से पीछे लगा लूं और मैं तो खुद जवाब नहीं दे पाता। नहीं मेरी करेक्ट खुद सर। बैक टू बैक कंसल्टेशन होती है। तो मैं तो इस चीज को आपके मैं आंसर दे देता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। और क्लास के बाद भी कहता हूँ क्वेश्चन पूछो, और मुझे जो भी रिलायबल आंसर लगता है मैं जरूर देता हूँ। कुत्ता बिल्ली वाली बात कल किसी ने की तो मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने टाइम नहीं लगाया। फिर क्लियर करने की बात की तो मैंने आज फिर क्लियर की। तो मुझे लगता है कि हाँ, इसका आंसर देना चाहिए, मैं देता हूँ। मगर सर पता क्या है, बड़ी सारी चीजें प्रैक्टिकल, जब आप इतना सारा हमने पढ़ लिया उसको प्रैक्टिकल जब लगाना है उसमें कई जगह या तो उसके हमारा लिए एक कुछ, प्रैक्टिस सेशन चलाओ इस क्लास या के तो सर एंड के आप बाद। ऐसा कुछ करिएगा कि इस क्लास कोर्स ओवर होने के हफ्ते बाद में हफ्ते में एक क्लास एक काम दीजिए। कीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। हम केस स्टडी ले सकते हैं यस सर। और 3 महीने के चलाते हैं, हफ्ते में एक क्लास चलाते हैं। राइट। और उसमें आप लोग पहले व्हाट्सएप पे देखिएगा कि कौन लोग इस चीज के लिए रेडी हैं। ओके ठीक है, सर। 3 महीने के लिए कौन कौन रेडी हैं वो व्हाट्सएप पे लिखिएगा। और ठीक है मैं सर। मिनिमम से मिनिमम फीस रख दूंगा जो मैं ठीक कर है सर। सकता हूँ। ठीक ठीक है, है। नहीं तो लोग आएंगे नहीं अगर फ्री ठीक में है सर। करेंगे। तो ठीक वो है चीज सर। जो है हम रख लेंगे। पर हाँ इसमें सर, यह ये है रख कि लीजिए। भाई मर्जी मेरी चलेगी, देखना कोई अपनी कुंडली के चक्कर में मत पड़ना, मैं फिर से ठीक है कहूंगा। और उसके पीछे रीजन बता दूं मैं क्यों कुंडलियां सबके बीच में, मैं बोल नहीं पाता हूँ सबके बीच में। सर, या इसकी तो कुंडली पर्सनल आप दे चार्ट देना है। एक हफ्ता पहले और नहीं सारे नहीं, उस पर वर्क करके लाएंगे, फिर डिस्कशन हो जाएगा। हाँ उसमें हम करेंगे कुंडली आप दे होमवर्क। देना। उसमें होमवर्क भी देंगे, होमवर्क दे सकते हैं, वहां कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो जो, और हम करेंगे प्रेडिक्टिव, सिर्फ प्रेडिक्टिव नहीं प्रेडिक्शन। तो सर ये जो हमने पढ़ा ये तो जीरो रह जाएगा, मतलब हम नहीं नहीं, इसको मैं अप्लाई तो, नहीं कर पाएंगे। अरे भाई मैं तुम्हारे काम आसान कर रहा हूँ, ठीक है सर। तुम्हारे लिए ही करेक्ट बोल है। रहा हूँ। करेक्ट है हम सर। प्रेडिक्टिव करेंगे और उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे मैं देखता हूँ कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, किस नहीं, तो वैसे कर देंगे। और ठीक है मैं सर। प्रेडिक्शन सिखाऊंगा कि प्रेडिक्शन करते कैसे हैं, राइट। कुंडलियां ले ले करके उसमें। हाँ, तुम्हारी कुंडली ले सकता हूँ, बशर्ते टॉपिक मैं खुद चूज करूंगा कि इस टॉपिक।
क्योंकि कल को किसी की मैरिज लाइफ के बारे में अपन बोल बैठे तो गलती हो जाएगी, संतान के बारे में बोल दिया गलती हो जाएगी, वो नहीं। मैंने लव मैरिज एंड रिलेशनशिप एक कोर्स पढ़ाया था, मैरिज एस्ट्रोलॉजी का। मैंने वहां किसी स्टूडेंट की कुंडली नहीं ली, और जब आधा कोर्स हो गया, आधे कोर्स के बाद किसी स्टूडेंट ने अपनी कुंडली दी नहीं। उनको समझ में आ गया कि पढ़ाई में इतनी गहराई है, पति पत्नी के संबंधों के बारे में इतनी गहरी चीजें पता लगती है, उन्होंने इमेजिन ही नहीं की थी। एक्चुअली उनको हुजूर नहीं था, घुस तो गए। मेरी क्लास में बहुत स्टूडेंट थे लव मैरिज रिलेशनशिप वाली में, क्योंकि भाई वसीम साहब पढ़ा रहे हैं तो मजा आएगा, घुस जाओ, घुस गए। अब घुसने के बाद अब समझ में आ गया यार ये तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हम तो सोच रहे थे कि शादी कब होगी यही पता चलेगा सिर्फ, पर शादी के बाद क्या होगा, पति पत्नी के बारे में क्या सोचता है और पत्नी पति के बारे में क्या सोचती है, और वो भी नवमांश कुंडली से पता लगा, सूत्रों सहित। ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो आपकी ऐप पे है वो कोर्स? हाँ है ना, है। ओके सर। ठीक है, कहने का मतलब मेरा तो उतना गहराई खूब होती है। अब इसको भी मैं चाहता था कि मैं इसको जल्दी से जल्दी, पर अगला जो मेरा कोर्स आ रहा है उसमें मैं इस तरीके से करूंगा, जो इस कोर्स में मुझसे बहुत टाइम लगाया मैंने चीजों पर, आगे उसमें इतना कम, जितना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और प्रैक्टिस का समय भी मिलेगा उसमें, वो चीज है। चलिए, वो जितने भी स्टूडेंट थैंक यू कहेंगे सर। तो मैं उसको कर लूंगा। राहु दसम भाव में, दसम भाव में राहु जब आएगा तो, हाँ संजीव तुम्हारा दसवें में क्या? नहीं गुरुजी, बस किसी समय ये बता देना कि कैसे पता चलेगा बंदा अपना काम करे कि नौकरी करे, यहाँ करे कि बाहर कर जाए। अच्छा ठीक है, अब बड़ा आसान सब सवाल है, कोई बात नहीं, बता देंगे। हाँ जी, थैंक हाँ यू। इरेन, आपने क्यों उठाया बात? नहीं सर, वो मैंने जस्ट इसलिए उठाया कि मेरा 9th हाउस में राहु है, इसलिए मैंने रेज किया था बस। अच्छा अच्छा, चलो अब तो जवाब मिल गया आपको। हाँ, मिल गया, जवाब मिल गया। राहु यदि दसम भाव में होगा तो अब ये शनि का घर है, और राहु जब शनि के घर में आएगा तो कैसा होगा? ये मित्र का घर है कि शत्रु का घर है, पहले तो ये याद देखो। मित्र घर है। पहले बताओ राहु कैसा रहेगा? एकदम हैप्पी। सर डिसिप्लिन यहाँ पर रहेगा, एक चीज में ध्यान रखना, डिसिप्लिन रहेगा। राहु दसवें में बहुत भटकाता है इंसान को। सर ये मंगल का भी है ना? एक नौकरी में टिकने नहीं देता, एक रोजगार में टिकने नहीं देता, बार बार चीजें बदलता रहता है इंसान। समझ रहे हो? किसी का है राहु दसवें में? हाँ सर, मेरा है। हाँ, अब दो तरह के लोग मिलेंगे आपको राहु दसवें वाले। एक वो जो बिल्कुल फिक्स्ड माइंड है, और एक वो जो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है। 50-60 साल की उम्र तक आते आते 10-15 धंधे बदल लेते हैं कई बार। सर हर 1.5 साल बाद, 2 साल बाद नया दिमाग में आइडिया आता है कि यार ये नहीं ये करते हैं, चलो ये नहीं ये करते हैं। इनको चेंज चाहिए ही चाहिए। दो तरह के लोग हैं, एक को चेंज चाहिए और एक को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो कैसे? हाँ पायल जी बताइए। सर मुझे, मेरे बारे में मैं क्या बताऊं, मेरा 25 साल से एक ही बिजनेस है, कोचिंग क्लासेस का। मैंने कभी बदलने का नहीं सोचा, लेकिन मेरे साथ एक चीज अक्सर होती रहती है कि मुझे किसी की प्राइवेसी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कोई किसी की भी बात कर, लेकिन सब मुझे सामने से आके बता देते हैं। जैसे कि कोई सरप्राइज आपने रखी है मेरे लिए, राइट? मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे वो सरप्राइज पहले से पता चल जाती है। और सभी मुझे अपनी प्राइवेसी बात खुद आकर कह देते हैं, जिनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है सर? तो मंगल कहाँ बैठा है आपका? राहु के साथ 10वें में। बहुत बढ़िया, ये जब ही बात ऐसी हो, मंगल 10वें में बैठा है, गुड। हाँ सर। अच्छा, बुध कहाँ बैठा है? राहु। सर क्या सर? बुध कहाँ बैठा है? बुध सर 9वें में चंद्र के साथ। चंद्रमा के साथ। अब यहाँ पर क्या घटना घटी है? हाँ सर।
10वें भाव का मंगल कैसा होता है पहले तो ये बताएं सारे। बहुत वो अच्छा सर। उच्च का हो जाता है ना सर। उच्च का होता है। वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव। हम क्या चीज लेके चल रहे हैं राहु में? राहु जितना मंगल पावरफुल होगा, जितना अच्छा। बुध अच्छा होगा, राहु को दबा करके रखेगा। 10वें भाव में राहु इंसान के दिमाग में बार बार ये आइडिया देता है कि काम चेंज कर ले, जगह चेंज कर ले, शहर छोड़ दे, फलाना कर दे, तरह तरह के दिमाग में चीजें लेती है। मंगल अगर पावरफुल होगा वो कहकर चुपचाप बैठा है, हाँ सर। एक जगह टिका रहे। हाँ सर। ठीक है ना? तो हाँ ऐसे सर। अगर हमें देखना आ जाए तो हमें चीजें एकदम समझ में आ जाती हैं। सर नहीं मंगल तो अगर तीसरे में हो सर, क्योंकि मेरा राहु 10वें में और मंगल तीसरे में है। हाँ, तो मंगल कैसा होता है तीसरे में? अच्छा होता है। बस तो देखो कितना आसान मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, कि जिसमें आप अपनी आंखों के सामने प्रेडिक्शन करेंगे और सामने वाला कहेगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं हर बार चेंज नहीं कर रहा कि अच्छा 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 अब तो शनि ऐसा हो रहा होगा, नहीं 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 तो शुक्र ऐसा हो रहा होगा। बिल्कुल किसी के मामले में भी मैंने चेंज नहीं किया। मंगल और बुध लेकर चला था पहले से, अब तक मंगल बुध ही चल रहा है, नो चेंज। मैं ये बात आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ, ये सूत्र पकड़ लोगे तो कभी गलती नहीं खाओगे राहु को समझने में, और ये सूत्र पकड़ में नहीं आए तो आप गलती बहुत खा जाओगे। कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जिसका मंगल कमजोर हो और बुध वेल प्लेस्ड ना हो और राहु 10वें में बैठा हो, उससे पूछना बाबूजी कितने कितने काम कर चुके, या कितने शहर बदल चुके, कितनी जगह बदल चुके, और कुछ नहीं तो अब बैठा बैठा अपने घर का कमरा ही बदलता रहेगा। टीवी आज इस दीवार पे, कल को इस दीवार पे रख देगा। अच्छा आज पर्दा लाल रंग का, ऐसे हरा कर देगा। कुछ ना कुछ उसको चेंज भाई चाहिए, नहीं चेंज करेगा तो उसके दिमाग में खलबली मची रहेगी, लहर उठ जाएगी उसके दिमाग के अंदर, पर्दा बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, काम वाली बाई बदल दो और कुछ नहीं पढ़ मिल रहा तो इसको ज्यादा टाइम हो सर गया चेंज कर दो। ये मेरे साथ नहीं होता, फिक्स ही होता है मेरा तो। एक बार नहीं हो डिसीजन ले पाएगी, लिया वो आपका ले लिया। मंगल अच्छा है इसलिए, जी मैं सर। यही तो जी समझा सर। रहा हूँ कि मंगल अच्छा है इसलिए। अब हाँ जी जिनका सर। मंगल अच्छा नहीं है उनसे पूछ के देखो, जिनका मंगल वेल प्लेस नहीं है। मंगल पहले भाव में, मंगल तीसरे भाव में, मंगल 10वें भाव में मजबूत माना जाता है। 1 3 10 मंगल मजबूत है ना? कितना आसान है। अब वैसे कितना रट्टा मारवाएंगे पता ही नहीं। अनीतू जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, मैं बोल रही थी वो घर की चीजें बदलने में मैं भी रहती, मेरा भी 10 में राहु है। अच्छा ये बात आपने मुझे फर्नीचर कलर बताई तो नहीं थी ना मुझे ये बात। और कुछ तो नहीं बदलती हूँ, फर्नीचर और कलर फर्नीचर प्लेस नहीं चेंज करती हूँ और कलर चेंज करती हूँ। नहीं ये बात आपने मुझे बताई तो नहीं थी ना। नहीं, नहीं और कुछ तो नहीं चेंज हुआ है, शादी में टिकी हुई। हाँ शादी मत बदलना, शादी नहीं बदलते खैर राहु 10वें वाले, ये तो कोई सा भी राहु हो, ये शादी नहीं बदलते, ये भी बात ठीक है। ठीक है चलो राहु 11 में, राहु 11 में अरे बहुत अच्छा होता है भाई, शनि का घर है, लाभ भाव है, 3 6 11, 3 6 10 11 वैसे ही अच्छे राहु के लिए। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव राहु के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर बैठ करके राहु इंसान को अच्छा खासा डिप्लोमेटिक बना देता है अपनी क्लास में कोई राहु 11? सर मेरा है। गौरव अरोरा, हाँ जी गौरव साहब 11वें में है? हाँ जी 11वें में है सर।
हाँ, ये काम करवाने में बहुत चतुर होते हैं जिनका भी राहु 11वें में होता है, वेरी सही कह रहे हो। तो ये अच्छा माना जाता है क्योंकि राहु प्लानिंग का, स्ट्रेटजी का, कूटनीति का अच्छा ग्रह माना जाता है। और ऐसे में फिर मैं कहूंगा मंगल और बुध को मत भूलना। मंगल बुध, सर मंगल चौथे में है। हाँ मंगल चौथे में तो अच्छा नहीं है, पर बुध साथ को में साथ सूर्य है। हाँ हाँ, तो बुध को भी देखना। बुध सर अगर तीसरे में है शुक्र के साथ। हाँ वो ठीक है। तो यदि राहु बुध साथ हो 11वें में, राहु बुध 7वें में, 11वें में साथ हो, अच्छा 11वें में साथ हो जी, राहु और बुध का मेल जो है ना, ये मित्र है। बुध ग्रह जो है राहु का मित्र है। समस्या बस ये रहती है कि बुध भी राहु की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। बुध भी राहु की तरह ही काम करना शुरू कर देता है, अपने एट्रीब्यूट्स राहु में मिला देता है। बाकी ठीक है, ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, राहु 12 में हो तो क्या होगा? दयाली पुलाव पकाने वाला। नींद खराब। गुरु को डेंट मारेगा ना सर। सर 12। गुरु को डेंट मारेगा, पितृदोष बनाएगा। पितृदोष भी है। पहली बात तो भाई ये तो खुद का घर है उसका, खुद का करे, अपने घर में आया वो तो। राहु खुश रहेगा सर, लेकिन गुरु को तो डेंट मारेगा। हाँ गुरु को डेंट, ये बात पितृदोष के बनाएगा। वो सर इतनी 11वें का राहु गुरु को डेंट नहीं मारता है। सर? 11वें का राहु गुरु खराब नहीं करेगा? हाँ गुरु खराब करता है, बिल्कुल करता है। तो उसके लिए गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। गुरु के उपाय करने चाहिए। 11वें राहु के बारे में ये बात मानी जाती है कि साधु के साथ बैठे तो साधु सी बात, दारूबाज के साथ बैठे तो दारूबाज जैसी बात इंसान करना जानता है। सही बात कह रहे हो सर। 12वें का राहु गुरु को डेंट मारता है, ये बात ठीक है। पर किसी ने विदेश जाना हो, जिनका राहु 12वें में, उन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के बसना चाहिए, तो उनको लाभ होता है। सर राहु 11 और गुरु 12 में हो तो अच्छी बात है। तब भी गुरु को डेंट लगेगा? गुरु को तो डेंट लगेगा ही लगेगा, वो तो लगेगा ही। 12वां गुरु जो होता है वो दिखावे के अंदर ज्यादा फंस जाता है, और कई बार दिखावे में ये लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो उसमें पैसा दे बैठते हैं लोगों को, वो पैसा फिर लौट के नहीं आता, फिर परेशान हो जाते हैं। कई बार दिखावे के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। तो 12वां जो गुरु जितना कमजोर होता चला जाता है, दिखावे की भावना उनमें ज्यादा प्रबल हो जाती है, नुकसान यही होता है। तो ऐसे में गुरु को ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है। सब गुरु की दशा चल रही है सर, महादशा। सारी बात अब महादशा चल रही है, अब चलने दो। मैं तो ये कहूंगा गुरु जी का आशीर्वाद लो, गुरु को ठीक करो। सर खर्चे बहुत होते हैं सर उसमें। खर्चा करता है बंदा दिखावे के चक्कर में, पड़ोसियों को दिखाना है कि हम भी कुछ है। 12वां गुरु जो होता है खराब नहीं है, बशर्ते इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। जितना ज्यादा मेडिटेशन करेगा, अपने आप को शांत और संयमित रखेगा, खर्चे भी कम होते हैं और पैसा भी खूब आता है। चलिए पायल जी हो गया। हाँ, किसी का और कोई क्वेश्चन है? बताओ। 2 दिन लग गए मेरे को राहु पे ही। मुझे तो मेरी दशा देखनी पड़ेगी लगता है। चलिए कल केतु केतु सुधारना पड़ेगा शायद सर, स्टूडेंट गलत मिल रहे हैं। मेरे सवाल तो गलत नहीं है, खैर कई बार सिचुएशन गलत हो जाती है नीतू जी। जो है ना, होता क्या है कि 2-4 लोग जो होते हैं ना, उसमें ये रहता है कि भाई ये कर ले वो कर ले। और मैं शुरू से बड़ा फोर्सफुली मैंने बोला इस कोर्स में कि भाई मैं जो आपको दे रहा हूँ उसको बार बार सुनो, नोट्स बनाओ। तो आज भी चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा था मंगल रह गया, कोई कह रहा शनि रह गया। अरे भाई फिर वो टेक्निक किस लिए दी है?
जब आपके सामने कोई नई कुंडली आएगी ना, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो वो आने से रहा। नहीं आता सर। जैसे मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, हमारे फिजिक्स में हमारे टीचर कहते थे देखो भाई न्यूमेरिकल्स जो है ना, ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ, काम तो फार्मूला ही आएगा। न्यूमेरिकल्स में ना नंबर्स तो बदल दिए जाएंगे। एग्जामिनर है ना जो तुम्हारी किताब में से उठा के प्रश्न तो वही देगा, पर तुम्हारे वो संख्या बदल देगा ताकि तुम घूम जाओ। तो तुमने उस बात पे ध्यान नहीं देना। तो हमारे टीचर जो रट्टा मारते थे उनको बड़ा क्रिटिसाइज करते थे हमारा प्रोफेसर। वो कहता था भाई रट्टा मारने वाला साइंस में फेल हो जाएगा। जिसका डाउट क्लियर होगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा और जिसको फार्मूला याद होगा वही आगे जा पाएगा। और आपने न्यूमेरिकल आगे अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको कंसेप्ट क्लियर पर ज्यादा ध्यान देना होगा। फार्मूला याद रखो और कंसेप्ट क्लियर रखो। कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए डरने की जरूरत नहीं है और कर दो। और थ्रू आउट इंजीनियरिंग, मैंने पूरी इंजीनियरिंग की, मुझे यही चीज काम आई कि फार्मूला याद है। और जिस चीज का मुझे फार्मूला याद नहीं उसका तो कहने क्या, वो तो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। अब फार्मूला याद कर लो। मुझे हमारे इंजीनियरिंग में 8 क्वेश्चंस आते थे, 8 में से 5 करने होते थे और वो जो नंबर्स थे ना वो बदल दिया करते थे। तो हमारे वो प्रोफेसर की बात ही हमें तो बहुत काम आई। और जो लोग रट्टा मार के जाते थे फंस जाते थे बुरी तरीके से, क्योंकि वो चीजें बदल ही जा चुकी होती थी। हाँ ये बात अलग है, कुछ लोग रट्टा मारने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। रट्टा काफी हद तक हम भी मारते थे, जो चीज नहीं पल्ले पड़ती थी पर रट्टा मार ले फार्मूला देखी जाएगी। फार्मूला रटना पड़ता है सर। हाँ नहीं, फार्मूला तो सबको रटना पड़ता है, वही। पर बहुत सारी जगहों पे रट्टाफिकेशन काम दे जाती है, नो डाउट। मेमोरी आपकी अच्छी काम कर जाती है, पर ज्योतिष में ये चीज काम नहीं करती, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में तो चीजें बदल जाती हैं। तो आप कहाँ क्या करोगे? अब मान लो मैंने राहु के इतना फार्मूला बता दिया, अब एक आदमी है जिसका मंगल तो ठीक है, बुध ठीक नहीं है, वो फिर फंस गया। यार ये तो बताया ही नहीं था, मंगल तो ठीक है बुध ठीक नहीं है, अब क्या करूं मैं? एक ऐसा आदमी है जिसका बुध तो ठीक है पर मंगल ठीक नहीं है, वो फिर फंस गया। उसको अगर गहराई में नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा तो फंसेगा अल्टीमेटली जाकर। इसलिए मैं जोर देना चाहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर करो, उस पे अगर आप लोग ज्यादा एनर्जी लगाओ तो आप लोगों का ज्यादा भला हो पाता है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ संजीव बताओ। मगर वही, अगर आंसर लंबा है कि बंदा अपना काम करेगा कि नौकरी करेगा, यहाँ करेगा कि बाहर जाएगा, उसका हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे जब करवाएंगे, चिंता ना करो। ये अभी 2 मिनट में अभी इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है। शॉर्टकट में सुनो, अगर शनि अच्छा है तो नौकरी करेगा, बुध अच्छा है तो व्यापार करेगा। ठीक है, धन्यवाद।